My dear students, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear students, today we will study a very important topic, that is normal probability curve (NPC). प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी या जिसको हम लोग सामान्य प्रायिकता वक्र कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज जो आपके कोर्स से रिलेटेड हैं उसको आप आसानी से देख सकें, उसको आप आसानी से प्राप्त कर सकें। इसलिए दोस्तों, कृपया आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए। तुरंत अभी जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या एनपीसी, जिसको हम लोग सामान्य प्रायिकता वक्र भी कहते हैं। दोस्तों, यह है एक एनपीसी का चित्र आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसी कर्व को, इसी वक्र को हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य प्रायिकता वक्र कह रहे हैं। दोस्तों, आप लोग चित्र में देखिए, ये जो एक कर्व है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक सामान्य वितरण मान करके एक कर्व या वक्र बनाया गया है, और इसी वक्र को हम लोग सामान्य प्रायिकता वक्र कहते हैं। और इसी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और इसका कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है। दोस्तों, जो एनपीसी है या सामान्य प्रायिकता वक्र है, सामान्य प्रायिकता वक्र या एनपीसी का प्रतिपादन लंदन में रह रहे फ्रांसीसी अब्राहम डी मोइवर ने सन 1733 में इस वक्र का एक गणितीय समीकरण प्रस्तुत करके किया था। दोस्तों, जो एनपीसी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, इसको देने वाले, इसका प्रतिपादन करने वाले हैं एक फ्रांसीसी अब्राहम डी मोइवर, जिन्होंने 1733 में एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया, एक गणितीय समीकरण दिया, जो कि किसका था? एनपीसी का। अर्थात एनपीसी से रिलेटेड उन्होंने एक मैथमेटिकल समीकरण दिया, इक्वेशन दिया, और वहीं से माना जाता है कि एनपीसी का स्टार्टिंग हुआ। अर्थात एनपीसी का प्रतिपादन अब्राहम डी मोइवर ने एक गणितीय समीकरण दे करके किया। लेकिन दोस्तों, जो एनपीसी का व्यवहारिक उपयोग है, उसको फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे साइमन, जो मार्कुस डी लाप्लास भी कहलाता था, तथा उनके साथ साथ जर्मन खगोलविद कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने 19वीं शताब्दी में प्रारंभ किया। दोस्तों, जो एनपीसी है उसका प्रतिपादन अब्राहम डी मोइवर ने किया था, लेकिन इसका जो यूज करना, इसका व्यवहारिक उपयोग पियरे साइमन ने तथा कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में करना प्रारंभ किया। दोस्तों, जो एनपीसी है, सामान्य प्रायिकता वक्र है, यह जो प्रायिकता वक्र है, ये प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत पे आधारित है। इट्स बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, यह प्रायिकता के सिद्धांतों पर आधारित है। और व्यवहार में एनपीसी की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी चर पूर्ण रूप से एनपीसी के रूप में वितरित नहीं होता है। दोस्तों, जो सामान्य प्रायिकता वक्र है, यह एक सैद्धांतिक वक्र होता है। वास्तविक जीवन में या वास्तविक लाइफ में, सामान्य जीवन में एनपीसी जैसा वक्र किसी चर के लिए प्राप्त करना असंभव है। यह संभव नहीं है रियल लाइफ में, क्योंकि कोई भी वेरिएबल होता है, कोई भी चर होता है, वह पूर्णतः एनपीसी या सामान्य प्रायिकता वक्र के अनुसार उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सामान्य नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से 100% नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे एन बढ़ता है, वैसे वैसे अवलोकित आवृत्ति वक्र का आकार एनपीसी के अनुरूप होता जाता है। दोस्तों, यहाँ बात कर रहे हैं कि एन बढ़ता है। एन से अभिप्राय है पॉपुलेशन से, जनसंख्या से। अर्थात किसी चर पे जब हम डेटा लेते हैं, आंकड़े लेते हैं, तो यदि जो आंकड़े लेने की, जिनसे हम आंकड़े लेते हैं, जो हमारा जनसंख्या होता है, पॉपुलेशन होता है, उसकी साइज जितनी अधिक होगी, अर्थात एन का आकार, एन अर्थात पॉपुलेशन की साइज, अर्थात सैंपल्स में जो नंबर ऑफ वो रहेंगे, जिनके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, उनकी संख्या अधिक रहेगी, तो
जो सामान्य प्रायिकता वक्र जो आंकड़े आएंगे वो एनपीसी के अनुरूप या एनपीसी के अनुसार होने की उनकी संभावना बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी शोध कार्य में, किसी भी जब कार्य को हम करने जा रहे हैं, तो हमारा जो पॉपुलेशन का साइज होना चाहिए, जो जनसंख्या होनी चाहिए, वो अधिक से अधिक होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। अर्थात उसमें जो सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वो अधिक से अधिक हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। सदस्यों की संख्या अधिक होगी अर्थात हमारा पॉपुलेशन बड़ा होगा, तो जो आंकड़े आएंगे, जो आंकड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो जो है लगभग एनपीसी के अनुरूप होगा। दोस्तों, इस प्रवृत्ति के कारण एन के बड़ा होने पर व्यवहारिक समस्याओं के अध्ययन में विभिन्न चरों को एनपीसी के अनुरूप वितरित माना जा सकता है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन साइज बढ़ता है, एन बढ़ता है, वैसे वैसे हम मानते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एनपीसी के अनुरूप होने लगता है। इसीलिए हम व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जब हमारा एन बड़ा होता है तो हम मान के चलते हैं कि जो चर है, चर या डेटा जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एनपीसी के अनुरूप है। अर्थात जो विभिन्न चरों का वितरण है वो एनपीसी के अनुरूप मान करके हम विभिन्न समस्याओं का समाधान या विभिन्न समस्याओं का हल करते हैं, विभिन्न समस्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीसी। एनपीसी या सामान्य प्रायिकता वक्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ये अधिकांशतः परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फर्स्ट, इट इज थ्योरेटिकल, आइडियल एंड मैथमेटिकल कर्व। दोस्तों, जो एनपीसी है, सामान्य प्रायिकता वक्र है, यह एक सैद्धांतिक, आदर्श तथा गणितीय वक्र है। जैसा दोस्तों हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि जो सामान्य प्रायिकता वक्र है यह कोई वास्तविक वक्र नहीं होता है, बल्कि यह एक गणितीय अनुमान है, यह एक सैद्धांतिक वक्र है, एक आदर्श जिसको हम लोग आइडियल मान के चलते हैं, वो यह एक आइडियल कर्व है, थ्योरेटिकल कर्व है, मैथमेटिकल कर्व है, न कि कोई रियल या वास्तविक वक्र है या वास्तविक कर्व है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज नॉट अ रियल कर्व बट इट इज अ मैथमेटिकल एजम्पशंस और प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, वही बात हम लोग कर रहे थे कि जो सामान्य प्रायिकता वक्र है, एनपीसी है, यह कोई वास्तविक वक्र नहीं है, बल्कि यह एक गणितीय अनुमान है। दोस्तों, जो एनपीसी है यह कोई रियल कर्व नहीं है, बल्कि इट इज अ मैथमेटिकल एजम्पशंस और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज। नेक्स्ट, द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ एनपीसी। जो सामान्य प्रायिकता वक्र का गणितीय समीकरण है वो कुछ इस प्रकार है, दैट इज y इज इक्वल टू n बाई सिग्मा रूट 2 पाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। दोस्तों, यह है एनपीसी का एक गणितीय समीकरण जिसमें y जो है दैट इज y इज इक्वल टू x बिंदु पर स्थित कोट की ऊंचाई, और x जो है वो मध्यमान से प्राप्तांक x की दूरी है, दैट इज x माइनस m। n जो है वो कुल आवृत्ति है, सिग्मा जो है वो है मानक विचलन, पाई जो है वो एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है जिसका मान है 3.1416, और इसी तरह ई भी एक कांस्टेंट है जिसका मान है 2.71828। तो दोस्तों, यह है एनपीसी का एक गणितीय समीकरण, दैट इज y इज इक्वल टू n बाई सिग्मा रूट 2 पाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। नेक्स्ट दोस्तों, द शेप ऑफ एनपीसी। एनपीसी का आकार, अगली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि एनपीसी का आकार कैसा होता है। तो दोस्तों, एनपीसी इज बेल शेप्ड, सिमेट्रिकल, यूनिमोडल एंड मीसोकर्टिक। दोस्तों, जो एनपीसी होता है वो घंटाकार, पूर्ण सममित, एकल बहुलांकी और सामान्य वक्रता वाला वक्र होता है। दोस्तों, यदि हम लोग इस चित्र को देखें एनपीसी के, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एनपीसी बेल शेप, देखिए इसकी आकृति दोस्तों क्या है, एक घंटे की तरह है। इसके अलावा कह रहा है कि इट इज सिमेट्रिकल, पूर्ण सममित, अर्थात दोस्तों अगर इसको हम आधे से डिवाइड कर दें तो आधा लेफ्ट में और आधा राइट में
दोनों देखिए आप क्या है, जैसा लेफ्ट में है वैसा राइट में है, अर्थात यह क्या है, पूर्ण सिमेट्रिकल है, पूर्ण सममित है। और इसी के साथ इट कह रहा है कि यूनी मॉडल है। यूनी मॉडल से अभिप्राय कि यहाँ पे आप देखिए जो ये एकल बहुलांकी मतलब एक ऊंचाई है, सिर्फ एक ही ऊंचाई है, और उसके साथ साथ ये मीसोकर्टिक या सामान्य वक्रता वाला वक्र है, अर्थात यह न तो बहुत अधिक लंबा है, ऊंचा है, और न नुकीला है, और न ही बहुत अधिक यह जो है बौना है। तो इस तरह से यह क्या है, एक सामान्य वक्रता वाला वक्र है, एकल बहुलांकी है, और पूर्ण सममित तथा घंटाकार वक्र है। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों की समानता, इक्वलिटी ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स। दोस्तों सामान्य प्रायिकता वक्र में जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं, दैट इज मीन, मीडियन, मोड, वो तीनों मान जो है बराबर होते हैं, अर्थात मध्य मान बराबर होता है मध्यांक के, और मध्यांक बराबर होता है बहुलांक के। अर्थात जो तीनों मान होते हैं एनपीसी के, वो जो है बराबर होते हैं। और आप देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो जीरो सिग्मा है, इस जीरो सिग्मा पे यहाँ पे मध्यमान का मान, मीडियन का मान, मोड का मान तीनों जो है बराबर होता है, अर्थात यहाँ जीरो सिग्मा पे मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं। नाउ द नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या विषमता गुणांक। दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला जो इसकी विशेषता है वो है विषमता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो दोस्तों जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, विषमता गुणांक होता है एनपीसी का, वो होता है 0, अर्थात एसके इज इक्वल टू 0, दैट इज कोट अक्ष के सापेक्ष सममित होता है या सिमेट्रिकल होता है। दोस्तों इसको आप हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ चित्र में देखिए जो एनपीसी है वो कह रहा है कि कोट अक्ष के सापेक्ष ये है सममित है। यहाँ देखिए इसका अक्ष के सापेक्ष दोनों तरफ क्या है, सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका मान जो आता है वो आता है 0, इसका स्क्यूनेस 0 है। तो दोस्तों जो विषमता गुणांक होता है एनपीसी का वो क्या है, 0 होता है, अर्थात तो कोट अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस या वक्रता गुणांक। तो दोस्तों जो वक्रता गुणांक है इसका, जिसको हम लोग कर्टोसिस बोलते हैं, वो उसका मान है 0.263, अर्थात जो हमारा एनपीसी होता है वह न तो बहुत चपटा होता है और न ही बहुत नुकीला होता है, बल्कि वह औसत ऊंचाई वाला वक्र होता है। और दोस्तों हम इस एनपीसी कर्व को देख सकते हैं कि यह जो है कर्व है ना ही बहुत अधिक लंबा है, अर्थात ना ही बहुत नुकीला है, और ना ही बहुत बौना है, अर्थात ना ही बहुत अधिक चपटा है, बल्कि क्या है, यह एक औसत ऊंचाई वाला वक्र है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एजिम्प्टोटिक और अनंत स्पर्शी। एनपीसी जो है आधार रेखा को अनंत पर स्पर्श करती है। दोस्तों यदि इस चित्र को हम लोग देखें एनपीसी के, तो यहाँ देखिए कि ये हमारा बेस लाइन है, आधार रेखा है, और एनपीसी जो है इधर भी जो है ये देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइन जा रही है और इधर भी पैरेलल लाइन जा रही है। ये डिनोट करता है कि एनपीसी जो है दोनों तरफ आधार रेखा को इनफाइनाइट पे, अनंत पे कहीं ना कहीं टच करती होगी। जब दो पैरेलल लाइन होती हैं तो माना जाता है कि वह अनंत पे एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि एनपीसी में जो एनपीसी होता है वो आधार रेखा को कहीं अनंत पर जाकर के स्पर्श करता है, इसलिए इसको हम लोग एजिम्प्टोटिक या अनंत स्पर्शी भी कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या वक्रता दिशा परिवर्तन बिंदु। दोस्तों इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए कि वक्रता दिशा परिवर्तन बिंदु कैसा है हमारे एनपीसी का। दोस्तों यहाँ ध्यान से हम लोग देखेंगे तो देखिए -1 सिग्मा से +1, -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच कुछ इस तरह का कर्व आ रहा है, और इसको यदि हम लोग देखें तो बेस लाइन से क्या है, एक कॉन्केव या अवतल बेस लाइन ये हमारा, और इस तरह से बन रहा है शेप। तो क्या है, -1 सिग्मा से लेके +1 सिग्मा के बीच में क्या है, अवतल है बेस के हिसाब से। और इसी तरह दोस्तों यदि हम +1 सिग्मा के बाद अर्थात यह वाला रीजन देखें या -1 सिग्मा के पहले ये वाला रीजन देखें, तो क्या है, यहाँ दोनों पे, यहाँ पर और यहाँ पे क्या है, ये बेस लाइन के हिसाब से ये उत्तल है या कॉन्वेक्स है। अतः दोस्तों जो वक्रता दिशा परिवर्तन बिंदु होता है वो जो है वक्रता दिशा परिवर्तन बिंदु जो है वे बिंदु हैं जहाँ
वक्र अपनी वक्रता दिशा में परिवर्तन करता है और एनपीसी मध्यमान से एक मानक विचलन ऊपर व नीचे अर्थात +1 सिग्मा से लेके -1 सिग्मा पर अपनी दिशा परिवर्तित करता है। यह वक्र +1 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच आधार रेखा की ओर अवतल या कानकेव होता है, जबकि +1 सिग्मा के ऊपर व -1 सिग्मा के नीचे अर्थात दोनों सिरों पर आधार रेखा की ओर यह उत्तल या कानकेव होता है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलेशन विथ स्टैंडर्ड स्कोर या मानक प्राप्तांकों से संबंध। दोस्तों, जो एनपीसी होता है वो एनपीसी के प्राप्तांकों को मानक प्राप्तांकों में हम परिवर्तित कर सकते हैं और उसके लिए दोस्तों फार्मूला होता है कि z = x - m बाई सिग्मा, जहां पे x क्या है, एक प्राप्तांक है, m मध्यमान है और सिग्मा मानक विचलन है। तो दोस्तों यदि हमको x, m और सिग्मा का मान पता हो तो हम क्या कर सकते हैं कि z का मान या z स्कोर निकाल सकते हैं, अर्थात मानक प्राप्तांकों को हम निकाल सकते हैं और मानक प्राप्तांकों का संबंध है z = x - m बाई सिग्मा। तो दोस्तों यह है संबंध मानक प्राप्तांक का और जो एनपीसी के प्राप्तांक होते हैं उनके बीच में संबंध है z = x - m बाई सिग्मा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका प्रयोग बहुत अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज इक्वल डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल्स फ्रॉम मीडियन, अर्थात मध्यांक से चतुर्थांकों में समान अंतर। दोस्तों यह कह रहा है कि एनपीसी में प्रथम व तृतीय चतुर्थांकों का मध्यांक से अंतर समान होता है। यह अंतर चतुर्थांक विचलन के बराबर होता है, जिसे हम लोग संभाव्य त्रुटि या प्रोबेबल एरर भी कहते हैं। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं फार्मूले में कह रहा है कि Q3 - m मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1 और इसका जो मान होता है उसको हम Q या P अर्थात प्रोबेबल एरर कहते हैं। अर्थात यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यह कह रहा है कि एनपीसी में जो प्रथम व तृतीय चतुर्थांकों का मध्यांक से जो अंतर है ये है प्रथम चतुर्थांक से और यह है तृतीय चतुर्थांक से जो मध्यांक का अंतर है वो जो है बराबर है और वो किसके बराबर है, प्रोबेबल एरर या क्वार्टाइल के बराबर। क्वार्टाइल डिवीजन जिसको हम चतुर्थांक कहते हैं या संभाव्य त्रुटि या जिसको हम लोग प्रोबेबल एरर्स कहते हैं उसके बराबर होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 12th कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, चतुर्थांक विचलन तथा मानक विचलन में संबंध। दोस्तों एनपीसी में चतुर्थांक विचलन का मान मानक विचलन के मान का लगभग 2/3 होता है, अर्थात जो Q है Q = 0.6745 सिग्मा, या इसी को हम लोग दूसरे रूप में कह सकते हैं कि सिग्मा = 1.482 क्वार्टाइल या Q। नेक्स्ट दोस्तों द हाईएस्ट ऑर्डिनेंस या सर्वोच्च कोटि। दोस्तों जो हाईएस्ट ऑर्डिनेंस होता है एनपीसी में आधार रेखा के बिल्कुल मध्य में अर्थात मध्यमान बिंदु पर स्थित कोट की ऊंचाई अधिकतम होती है तथा यह कुल आवृत्तियों अर्थात n की 0.3989 होती है और इसी कोटि को हम लोग दोस्तों सर्वोच्च कोटि कहते हैं। दोस्तों यह है देखिए मध्य बिंदु और यहाँ पे देखिए इसकी ऊंचाई अधिकतम है और इसी कोटि को हम लोग क्या कह रहे हैं, सर्वोच्च कोटि या हाईएस्ट ऑर्डिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों द नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया अंडर एनपीसी या एनपीसी का क्षेत्रफल। दोस्तों एनपीसी के क्षेत्रफल में यदि हम लोग ध्यान से देखते हैं तो देखिए यहाँ पे मीडियन या मध्यमान और -1 सिग्मा के बीच में मतलब ए वाला इलाका जो है यहाँ पे जो मान है एरिया है वो है 34.13% का, जबकि ये है बिटवीन 0 सिग्मा टू -1 सिग्मा इज इक्वल टू 34.13%। दोस्तों इसी तरह से यम से लेकर के +1 सिग्मा के बीच अर्थात यह रीजन जो है यहाँ तक का मान भी क्या है 34.13 सिग्मा, अर्थात बिटवीन 0 सिग्मा टू +1 सिग्मा इज इक्वल टू 34.13%। हाँ तो दोस्तों इस प्रकार से मध्यमान से अर्थात 0 सिग्मा से लेके -1 सिग्मा के बीच 34.13% एरिया आता है। इसी तरह से मध्यमान से +1 सिग्मा या बिटवीन 0 सिग्मा टू +1 सिग्मा 34.13% क्षेत्रफल
आता है। तो दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट बिटवीन m2 -2 सिग्मा 47.72%। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ देखें तो मध्यमान से या जीरो सिग्मा, ये जीरो सिग्मा यहाँ पे होता है, यहाँ से लेके -2 सिग्मा के बीच का जो एरिया है वो है 47.72%। इसी तरह से दोस्तों यम से लेके -2 सिग्मा के बीच का जो एरिया है, ये एरिया आपका है, यहाँ देखिए ये एरिया भी क्या है 47.72%। तो दोस्तों इस तरह से जो है दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि -2 सिग्मा से लेकर के +2 सिग्मा के बीच जो है, जीरो से लेके -2 सिग्मा तक 47.72 और इसी तरह जीरो से लेके +2 सिग्मा के बीच 47.72% एरिया आता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग देखें कि फ्रॉम m2 -3 सिग्मा, अर्थात जो है यम जीरो सिग्मा से लेके -3 सिग्मा के बीच में जो एरिया है वो है 49.87%। और इसी तरह दोस्तों जो एरिया जो है हमारा बिटवीन जीरो सिग्मा टू -3 सिग्मा दैट इज 49.87%। और इसी तरह दोस्तों यम से लेके +3 सिग्मा के बीच का जो एरिया होगा वो भी होगा 49.87% बिटवीन जीरो सिग्मा टू +3 सिग्मा दैट इज इक्वल टू 49.87% एरिया। अब इस तरह से दोस्तों यदि हम लोग देखते हैं कि -1 सिग्मा से लेके +1 सिग्मा के बीच जो एरिया है वो एरिया कितनी होती है, तो वो एरिया है दोस्तों 68.26%। अर्थात एरिया बिटवीन -1 सिग्मा टू +1 सिग्मा इज इक्वल टू 68.26%। इसी तरह दोस्तों एरिया बिटवीन -2 सिग्मा टू +2 सिग्मा इज 95.44%। दोस्तों ये जो एरिया है ए वाली एरिया दोस्तों देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, -2 सिग्मा से लेके +2 सिग्मा के बीच की जो एरिया है वो क्या है 95.44%। इस तरह दोस्तों नेक्स्ट एरिया बिटवीन -3 सिग्मा टू यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एरिया, ये एरिया क्या है 99.74%। एरिया बिटवीन -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा इज इक्वल टू 99.74% दोस्तों। और जब व्यवहारिक में रूप में हम किसी समस्या का समाधान करने लगते हैं तो ये मान के चलते हैं कि -3 सिग्मा से लेकर के +3 सिग्मा के बीच जो एरिया है वो 100% है, और इसी को मान करके हम अपनी समस्या का समाधान करते हैं। नाउ दोस्तों द यूज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या एनपीसी का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, सामान्य प्रायिकता वक्र का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट यूज इज किसी समूह में दिए गए प्राप्तांक से अधिक या कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों यदि कोई समूह है, ग्रुप है, तो उसमें कोई एक प्राप्तांक दिया है, जैसे मान लीजिए कि प्राप्तांक दिया है 70, तो 70 अंक से कम अंक पाने वाले छात्रों की कितनी संख्या है और 70 अंक से अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। यदि हमें समूह में निकालना है इन बच्चों की छात्रों की संख्या, तो हम एनपीसी का प्रयोग करके उन छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज किसी समूह में दिए गए किन्हीं दो प्राप्तांकों के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों यदि मान लीजिए कोई एक समूह है, कोई एक कक्षा है, और उस कक्षा में हमें ज्ञात करना है कि 50 प्राप्तांक से 50 अंक से लेकर के 70 अंक के बीच कितने छात्रों ने अंक प्राप्त किए हैं, तो हम एनपीसी का प्रयोग करके ऐसे छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं। अर्थात किसी भी समूह में दो प्राप्तांकों के बीच प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या हम एनपीसी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजेज किसी समूह में किसी विशेष स्थिति वाले छात्रों के लिए प्राप्तांक सीमाएं ज्ञात करना। दोस्तों यदि कोई एक ऐसा समूह हो जिसके लिए हमें कहा जाए कि उसमें जो विशेष स्थिति वाले छात्र हैं उनकी प्राप्तांक सीमाएं क्या है, अर्थात जैसे हम कह सकते हैं कि कोई एक समूह है और उसमें जो टॉप के 20% छात्र हैं वे किस अंक से किस अंक के बीच में हैं, तो हम ऐसे छात्रों के लिए उस अंकों या उन प्राप्तांक की सीमाओं को एनपीसी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि टॉप के 20% या बॉटम के 30% जो छात्र हैं वो किस प्राप्तांक से लेकर किस प्राप्तांक के बीच के छात्र हैं, या उनका जो प्राप्तांक है कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। नेक्स्ट किसी परीक्षण के विभिन्न प्रश्नों का सापेक्षित कठिनाई स्तर ज्ञात करना। दोस्तों
यदि कोई टेस्ट है, कोई परीक्षण है और उस परीक्षण में कई प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों में कौन सा प्रश्न कठिन है, कौन सा प्रश्न सरल है, उनकी जो रिलेटिव डिफ़िकल्टी लेवल है, सापेक्षिक कठिनाई स्तर है, उसको भी ज्ञात करने के लिए हम लोग एनपीसी का प्रयोग कर सकते हैं। एनपीसी के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं किसी परीक्षण में, उसमें उसकी सापेक्षिक कठिनाई स्तर क्या है। नेक्स्ट, किसी समूह को इस प्रकार से कुछ उपसमूहों में विभाजित करना कि प्रत्येक उपसमूह में योग्यता का प्रसार या रेंज ऑफ एबिलिटी बराबर हो। दोस्तों, कोई एक छात्रों का समूह है या कोई कक्षा है और उसमें जो है उस समूह को हम छोटे छोटे उपसमूह में विभाजित करना चाहते हैं और हम यह चाहते हैं कि प्रत्येक उपसमूह में जो रेंज ऑफ एबिलिटी हो, योग्यता का प्रसार हो, वो बराबर हो। तो इस प्रकार से किसी समूह को विभिन्न उपसमूहों में विभाजित करने के लिए हम एनपीसी का प्रयोग करते हैं। एंड इन द लास्ट, दो सामान्य वितरणों का पारस्परिक आच्छादन के दृष्टिकोण से तुलना करना। दोस्तों, ये दो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उनको जो है दोनों ओवरलैप कहाँ करते हैं या पारस्परिक आच्छादन कहाँ करते हैं, उसकी दृष्टिकोण से तुलना करने के लिए भी हम एनपीसी या सामान्य प्रायिकता वक्र का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने एनपीसी या सामान्य प्रायिकता वक्र के बारे में पढ़ा कि एनपीसी क्या है, सामान्य प्रायिकता वक्र क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उसके यूज क्या क्या हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने बहुत डिटेल में जो है एनपीसी या सामान्य प्रायिकता वक्र के बारे में पढ़ा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का दिन शुभ हो। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।